कमरा रात की रानी और मोगरे की खुशबू से महक रहा था। खिड़की से छन छन कर आती हुई चांदनी की किरणें कमरे के वातावरण को और मादक बना रही थी। हल्के से संगीत की स्वर लहरियां उसे रूमानी दुनिया में ले गई थी। सुहाग की सेज पर बैठी हुई वो नख से सिख तक 16 श्रृंगारों से परिपूर्ण नव यौवना थी, जिसका हृदय जोरों से धड़क रहा था। एक पल को नजरें उठाकर उसने अपने इस नए कमरे को देखा। विलासिता और वैभव की सारी चीजें मौजूद थी। किसी भी पल वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। एक एक बीतते हुए पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात्रि के 2 पहर से अधिक का समय निकल चुका था। हवेली में इस वक्त उसके और उसकी प्रतीक्षा के अलावा शायद ही कोई और जाग रहा हो। अब इंतजार की जगह चिंता और घबराहट ने ले ली थी। पर इतनी रात को कहाँ जाए और किससे पूछे कि कुंवर जी कहाँ हैं? स्त्री सुलभ लज्जा और स्वाभिमान ने उसके पैरों में जंजीर डाल दी। प्रातः की बेला में सूर्य की रश्मियों ने अपनी किलोलें करनी शुरू कर दी थी। मंदिर से आती हुई घंटियों की आवाज और भजन के बोल इस बात के साक्षी थे कि हवेली ने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी है। दरवाजे पर किसी की थाप से उसकी नींद खुली। रात्रि के किस पहर उसकी आंख लगी थी उसे याद भी नहीं है। छोटी बहू, स्त्री स्वर और दरवाजे की दस्तक से वो हड़बड़ा कर उठी। भारी गहनों और कपड़ों की आदत ना होने से उसे एक पल का समय लगा खुद को व्यवस्थित करने में। तब तक स्त्री स्वर मध्यम पड़ चुका था। शायद आगंतुक जा चुकी थी। नहीं, ये उसका भ्रम था। छोटी बहू, दरवाजा खोलो। माथे पर आंचल रख उसने द्वार खोल दिया। सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी हुई थी जो अपने हाथ में कुछ लाई थी। अंदर आते ही उसने सेज की तरफ नजर भर देखा और फिर अनजान बन नई बहू के हाथ में वो थाल पकड़ा दिया। बहू, बड़ी बहू जी ने आपके लिए वस्त्र और आभूषण भेजे हैं। आप नहा धोकर तैयार हो जाइए। आज आपकी पहली रसोई है। आपको बहु भोज बनाना होगा। वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी पर संकोचवश नहीं पूछ पाई। वो यानी वसुधा इस हवेली की नई ब्याहिता बधू है जिसने अपनी प्रथम रात अपने पति की प्रतीक्षा में व्यतीत की है। वसुधा पढ़ी लिखी नए जमाने की लड़की होने के साथ बेहद संस्कारी मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है। वसुधा के पिता वकील हैं। हवेली के बड़े मालिक यानी वसुधा के जेठ के साथ उनका वर्षों पुराना नाता है। अपने भाई कुंवर रंजीत के लिए जब उन्होंने वसु का हाथ मांगा तब उसके पिता को वसु की किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। कुंवर की शिक्षा विदेश में हुई है और खुद अपना व्यवसाय संभालते हैं। विवाह से पूर्व वसु की कुंवर से एक ही औपचारिक मुलाकात हुई है जिसमें उसे कुंवर किसी सपने के राजकुमार से कम नहीं लगे थे। आज प्रथम रात्रि को उनका अपना ही सुहाग सेज से अनुपस्थिति रहना वसु के लिए पहेली साबित हो रहा था। कुंवर का अपनी ही सेज से अनुपस्थिति रहना किसी बड़े बवंडर की ओर संकेत कर रहा था। वसुधा की किस्मत में क्या लिखा था जानने के लिए चलते हैं वसुधा के साथ इस नए सफर पर। नहा धोकर सौम्य सा मेकअप कर वसुधा ने खुद को आईने से निहारा। कहते हैं शादी के बाद नई ब्याहिता पर रूप चढ़ता है, पर इतना एक बार तो वो खुद को ही नहीं पहचान पाई। इन गहनों और कपड़ों में वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वसु ने खुद को जी भर कर निहारा और दूसरे ही पल उदासी ने उसे घेर लिया। क्या फायदा इस रूप का जब अपने पति को ही नहीं लोभा पाई। एक बार उसने अपनी सुहाग की सेज की तरफ उचटी हुई निगाह डाली। अभी भी मोगरे के फूलों की सुगंध ताजा थी।
एक एक हिली कली कुंवर की अनुपस्थिति की चुगली खा रही थी। अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर भर के वसु ने अपने आंचल को माथे पर रख लिया। नौकरानी उसके इंतजार में कब से खड़ी राह देख रही थी। वो 7 होली, इतनी भव्य हवेली उसने इससे पूर्व केवल फिल्मों में ही देखी थी। भारी भरकम पर्दों से ढके हुए गलियारों से गुजरते हुए वो सोच रही थी, क्या ठाकरों की हवेली के ये गलियारे इतने टेढ़े मेढ़े हैं कि कोई अपनी सुहाग की सेज पर बैठी हुई नई नवेली दुल्हन को ही भूल जाए। एक कच्च के सामने जाकर उसके साथ वाली नौकरानी के कदम रुक गए। छोटी बहू जी, बड़ी बहू जी आपका अंदर इंतजार कर रही है, आप जाइए। वो एक बहुत भव्य कमरा था। कमरे की दीवारें पुरखों की तस्वीरें और जानवरों की खाल से सजी हुई थी। छत के बीचों बीच बहुत बड़ा झाड़ फानुस लटक रहा था। जमीन पर बिछा हुआ मोटा कालीन और बेहद खूबसूरत फर्नीचर उसे राजसी रूप दे रहे थे। वसु ने अपनी पूरी जिंदगी में ये सब असलियत में पहली बार देखा था। बहुत डरते हुए उसने अपना कदम बढ़ाया। आओ बहू, अपनत्व भरी हुई आवाज ने उसे पुकारा। वसु इस आवाज को पहचानती थी। ये उसकी जेठानी नंदिनी की आवाज थी। नंदिनी उसके जेठ सुजीत की पत्नी थी और इस हवेली की बड़ी बहू। इस हवेली का पूरा काम नंदिनी की इजाजत से ही होता था। बेहद खूबसूरत नंदिनी 2 किशोर बच्चों की माँ भी थी, पर उन्हें देखकर कोई इस बात को नहीं कह सकता था विवाह से पूर्व नंदिनी किसी कंपनी में काम करती थी। सुजीत के साथ उनका प्रेम विवाह था। बहू अंदर आओ, अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लो। एक एक कर नंदिनी ने पूर्वजों की तस्वीरों को दिखाकर वसु को उन सब का आशीष दिलाया। अंत में जब नंदिनी के पैरों की तरफ झुकी तो उन्होंने वसु को प्रेम पूर्वक अपने बाहुपाश में भरकर आलिंगन कर लिया। उसके बाद पूरा दिन बहू भोज की तैयारी में बीता। सारे समय उसकी आंखें कुंवर जी के ही चेहरे को ढूंढती रहीं। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने उन्हें भी सबके बीच आनंद पूर्वक भोजन करते हुए देखा। कहीं से भी कोई शोभ या कोई ग्लानि उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। शाम होने को थी, अभी भी हवेली मेहमानों से गुलजार थी। वसु सकुचाई सी सबका अभिवादन कर रही थी। नंदिनी के दोनों बच्चे अपनी नई चाची के आसपास मंडरा रहे थे। वसु अभी भी रंजीत के साथ बात करने का अवसर तलाश रही थी। संध्या आरती के बाद वो मौका भी आया जब दोनों एक साथ बड़ी रानी यानी रंजीत की माँ की समाधि पर दिया जलाने गए। ये विवाह के बाद पहली बार था जब वो रंजीत के साथ अकेली थी। रंजीत खुद गाड़ी चला रहे थे और वसु उनके साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। इस चांदनी रात में वसु स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। उसने कनखियों से रंजीत की तरफ देखा। बंद गले का काला सूट पहने 6 फुट कैगोर वर्ण कुंवर किसी लड़की के सपनों के शहजादे हो सकते थे। ठंडी हवा के थपेड़े वसु के तन को शीतलता प्रदान कर रहे थे, पर मन में विचारों का बवंडर उठा हुआ था। रंजीत बेहद शांत लग रहे थे, मानो उन्हें किसी बात का कोई सरोकार ही ना हो। उनकी खामोशी और वसु को निगाह भर भी न देखना किसी बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा था। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, शायद बारिश होने वाली थी। कल रात के विषय में बात करूं या नहीं, कुंवर के बोलने का इंतजार करूं? कहीं कुंवर उसे उतावली ना समझ लें। मेरा हक है पूछने का। नहीं, अभी कुछ नहीं पूछूंगी, थोड़ा समय देना ही होगा। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। बहुत सारी कश्मकश के बाद उसने कुंवर के चेहरे की तरफ देखा, जो कि भावहीन था। करीब आधे घंटे के बाद दोनों रानी माँ की समाधि पर थे। वसुधा, उतरिए। रंजीत के मुंह से अपना नाम सुन वो सोते से जागी। सुनसान स्थान पर एक समाधि बनी हुई थी, जिसकी देखरेख के लिए एक नौकर नियुक्त था। वसु को
ये जगह थोड़ी अजीब सी लगी, पर वो अपने मन के भाव छिपा गई। वसु, ये हमारी रानी माँ की समाधि है। पिताजी का साया हम दोनों ने बचपन में ही खो दिया था। माँ ने ही हम दोनों भाइयों की परवरिश की है। आप दीपक जलाकर माँ का आशीष ले लीजिए। और आप, उसके मुंह से निकल पड़ा, आप मेरे साथ आशीर्वाद नहीं लेंगे माँ का? नहीं, आप ले लीजिए। समाधि पर पूजा विधि पूरी करके वो दोबारा गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद रंजीत ने गाड़ी एक बावड़ी के सामने लाकर रोक दी। वसु, ये हमारे पुरखों की बावड़ी है, हमारे परिवार का इतिहास जुड़ा है इससे। आप नीचे उतरिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोस्तों, आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि कहानी बहुत ही अच्छी है और थोड़ी बड़ी भी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक जब तक नहीं आ जाते तब तक इस वीडियो का सेकंड पार्ट में लेकर नहीं आऊँगा। मुझे इस बात पर विश्वास है कि आप सभी लोग इस वीडियो पर 500 लाइक तो करवा ही देंगे और बहुत जल्द करवा देंगे। अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ या फिर नेक्स्ट पार्ट कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर टच करके आल पर टच करना ना भूलें। इससे ये होगा कि इस वीडियो का अगला